अर्श टीवी देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋਅ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਟਾਕਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਚਾਵਲਾ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत वेलकम तुहाडा साडे अर्श टीवी दे विच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अर्श टीवी और उसकी पूरी टीम को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और जो ये शो बॉलीवुड टॉक स्टार्ट किया है स्पेशली इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर, पंजाबी इंडस्ट्री विच जिवें कि तुसीं दिल्ली तो ते पंजाबी इंडस्ट्री विच किवें एंट्री हुई? मेरी स्टार्टिंग तो वैसे मुंबई से हुई थी। मैं दिल्ली रहता था और 2008 में मैं मुंबई गया था म्यूज़िक सीखने और काम मैंने वहीं किया स्टार्ट। पहले सीखा फिर वहीं काम किया। उसके बाद मैं दिल्ली अप डाउन करता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहीं रहते थे। सो उसके बाद मेरा दिल्ली में कुछ काम चलना शुरू हो गया। मैं कुछ स्टूडियोज़ के साथ काम करने लग गया और रिकॉर्डिंग्स मिक्सिंग उस चीज़ में मैं ज़्यादा जाने लग गया। उसके बाद मैं दिल्ली ही शिफ्ट हो गया और दिल्ली से काम करते करते पहले मैं दिल्ली से रह के बॉम्बे का काम करता था और कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स के अंडर काम करता था। उसके बाद मेरा पंजाबी इंडस्ट्री में अपने आप लिंक बनना शुरू हुआ और 2012 में मुझे पहली फ़िल्म एज अ बैकग्राउंड स्कोरर मिली, रौला पै गया, रविंदर ग्रेवाल पाजी की। और उसके बाद वो जर्नी मेरी पंजाबी इंडस्ट्री में शुरू हो गई। जी। तो सर, बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम बात करें तो वो है क्या एंड क्या इसका प्रोसेस होता है पूरा तैयार करने का इसको? देखिए, बहुत सारे कॉमन लोगों को पता नहीं होता बैकग्राउंड म्यूज़िक एक्चुअली होता क्या है। लेकिन अगर आप एक फ़िल्म देखने जाते हैं थिएटर में और एक सीन देखते हैं तो उस सीन का जो इमोशन होता है वो उसका पीछे का म्यूज़िक ही उसे एनहांस करता है। और वो ही काम होता है एक बैकग्राउंड म्यूज़िक डायरेक्टर का कि जो बैकग्राउंड में चल रही हैं चीज़ें उससे इतना इमोशनल अटैच कर देना पब्लिक के साथ कि एक डायलॉग अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बोल रही है और अगर वो इमोशनल है डायलॉग तो उसको म्यूज़िक से और ज़्यादा इमोशनल किया जा सकता है। सो बेसिकली बैकग्राउंड म्यूज़िक का वही काम होता है। इट्स अ वेरी टफ जॉब, बहुत मुश्किल काम होता है। उसके लिए म्यूज़िक की बहुत नॉलेज चाहिए होती है, बहुत डीप में जाना पड़ता है बिकॉज हर एक सेकंड मैटर करता है उसके अंदर। म्यूज़िक में काफ़ी चेंजेस होते हैं। बट मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक में बहुत रहा है और जब मैं बॉम्बे से सीखा तो मैं ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ सीखा जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक करते थे। तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट वहाँ से जनरेट हुआ और फिर मैंने ये फिल्म्स करनी शुरू की और मैंने रौला पै गया के बाद 10-12 पंजाबी फीचर फिल्म्स करी हैं। अगर मैं बात करूँ सॉन्ग और मूवी की तो दोनों के बैकग्राउंड म्यूज़िक में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सॉन्ग में बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं होता है बिकॉज सॉन्ग में एक मेलोडी है और मेलोडी के पीछे उसका सपोर्टिंग म्यूज़िक है और उस म्यूज़िक में भी बीच बीच में म्यूज़िक का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। जो लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन आती है या मतलब उस पर म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है गानों के अंदर। लेकिन फिल्मों में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। उसमें जब भी आप एज अ ऑडियंस फिल्म देख रहे होते हैं तो आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे, आप फिल्म देख रहे हैं, आप विजुअल्स देख रहे हैं। आपका ध्यान सारा डायलॉग की तरफ है, विजुअल्स की तरफ है। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एक गाने की तरह होगा म्यूज़िक तो आपका ध्यान म्यूज़िक की तरफ जाएगा बिकॉज हमारी जो ब्रेन होती है, हमारा दिमाग एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस कर पाता है। तो गानों में हमारा फोकस ही यही रहता है कि पूरी ऑडियंस का ध्यान म्यूज़िक पे रहे, गाने पे रहे, लिरिक्स पे रहे। लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं होता। फिल्म में ध्यान डायलॉग्स पे और सीन पे होता है लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक उसे सपोर्ट करके और एनहांस कर देता है। तो ये है मेजर फ़र्क। तो सर, मूवीज़ का जब आप तैयार करते हैं म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो कौन कौन सी बातों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो पूरी फिल्म का एक टोन होता है, एक उसका जॉनर होता है कि आप इमोशनल फिल्म बना रहे हैं, आप कॉमेडी बना रहे हैं, आप एक्शन बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उसके अकॉर्डिंगली पूरी फिल्म की म्यूज़िक की एक टोन बनती है कि कैरेक्टर्स की अगर थीम बनानी है, अगर आपको फिल्म के अंदर कोई एक ऐसा सिग्नेचर म्यूज़िक बनाना है जो कि ऑडियंस पे एक छाप छोड़ जाए
कि जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकले तो उनके दिमाग में वो एक मेलोडी फिट बैठे। तो वो बेसिकली कनेक्ट होनी चाहिए फिल्म के इमोशन के साथ, कि अगर फिल्म कॉमिक है तो वो म्यूजिक का सिग्नेचर भी ऐसा कॉमिक होगा जो कि बाद में भी लोगों को याद रहेगा। तो जब लोग कभी प्रोमोज देखते हैं या उसकी एड देखते हैं, वो पर्टिकुलर एक म्यूजिक उनको याद दिला देता है कि ये इस फिल्म का म्यूजिक है। तो सर आपने मुंबई में भी काम किया है और पंजाबी इंडस्ट्री में भी आप काम कर चुके हैं जी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, पहले तो पंजाबी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे मैं जब से काम कर रहा हूँ 2012 से, जब से मैं पंजाबी इंडस्ट्री में अब काम करने लगा हूँ, तो मैंने बहुत एक ड्रास्टिक चेंज देखा है इंडस्ट्री के अंदर कि अब यहाँ पे भी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। हर एक बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। पहले बैकग्राउंड म्यूजिक को इतना मेजर माना नहीं जाता था पंजाबी इंडस्ट्री में, लेकिन धीरे 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 अब बैकग्राउंड म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो बॉलीवुड मूवीज़ और पंजाबी मूवीज़ में जो मेजरली फ़र्क मैंने देखा है, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई 2012 से, उस टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री में बारीकियों पे ध्यान नहीं दिया जाता था, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं था, मगर टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम फिल्म्स बड़ी होती जा रही हैं, बजट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, धीरे 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 अब हर बारीकी पे ध्यान दिया जा रहा है। चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, चाहे वो फिल्म की एडिटिंग हो, चाहे DI हो, कुछ भी हो, हर चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मगर इस 8 साल में जो मुझे आज भी कमी लगती है इस पंजाबी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं बॉम्बे में भी काफ़ी काम किया है, सो कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की अभी भी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। यहाँ लोग काफ़ी लेड बैक हैं। अगर लोग बोलते हैं कि काम टाइम पे चाहिए तो वो हाँ कर देते हैं, लेकिन टाइम पे कर नहीं पाते हैं। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस होती है वो होती है टाइमलाइंस की, कि आपको बोला जाएगा कि आपको 20 दिन में फिल्म करके देनी है, मगर एक्चुअल में वो 20 दिन में नहीं हो पाती है। और हमारे को कम टाइम देने को, टेक्नीशियंस को कम टाइम देने की वजह से हम लोग क्रिएटिव नहीं हो पाते। और एक्चुअल में उनके पास 40 दिन का टाइम होता है, लेकिन वो 20 दिन का बफर टाइम लेके चलते हैं। वो 20 दिन शायद किसी और को टाइम दे देंगे, लेकिन टेक्नीशियंस को वो बहुत ही खींच के चलते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं मतलब ये समझाना चाहूँगा और समझाता भी हूँ कि अगर आप क्रिएटिव आदमी को, टेक्नीशियंस को अगर खुला टाइम देंगे तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। लेकिन बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है। बॉम्बे में जो टाइमलाइन होती है वही एग्जैक्टली शेयर की जाती है। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती हैं जिनकी रिलीजिंग अगले हफ्ते होती है और उनका सेंसर 1 हफ्ते पहले जाता है तैयार होके, उनका ऑडियो मास्टर तैयार होके 10 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही चीज़ें प्रोफेशनल हैं, झूठ नहीं बोला जाता। सो ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है कि झूठ थोड़ा बोलते हैं यहाँ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या जो ऊपर के लोग हैं वो थोड़ा झूठ बोल देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे ये भी प्रोफेशनलिज्म बेटर होता जाए यहाँ पे। तो सर पंजाबी इंडस्ट्री में कौन से डायरेक्टर्स के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? वैसे तो मेरे जो पर्सनल फेवरेट हैं वो बलजीत सिंह देओ जी हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। सच में किसी एक का मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि कोई ख़राब है या कोई अच्छा है, सब अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छे हैं। बट क्योंकि मैंने एक फ़िल्म आई थी गिप्पी गरेवाल जी की, मिर्ज़ा जी, तो उसमें मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा था, और उसके बाद से मैं चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं, और आई थिंक इन फ्यूचर ज़रूर करूंगा। तो सर अगर मैं बात करूं कि हमारे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक की है ना, तो आपके हिसाब से पंजाबी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी मूवी है जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसका बहुत बढ़िया है? मुझे तो पर्सनली अभी तक मिर्ज़ा का ही बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा लगा था, और उसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है, मगर हर किसी की एक अपनी पसंद होती है। मैं बॉलीवुड फिल्म्स ज़्यादा देखता हूँ, हॉलीवुड फिल्म्स ज़्यादा देखता हूँ, तो उसके कंपैरिजन अगर मैं देखूँ तो पंजाबी फिल्म्स में अभी उस लेवल का काम एक्चुअल में नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड म्यूज़िक के बजट्स थोड़े से कम होते हैं। तो जहाँ पे ये काम हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं,
वही लोग बॉलीवुड का भी काम करते हैं और वही लोग पंजाबी इंडस्ट्री का भी काम करते हैं, लेकिन बजट कम होने की वजह से वो उस काम को खाली छोड़ देते हैं, उसे हल्का कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास कम बजट की भी कोई फिल्म आती है तो मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। मैंने कोई अपने असिस्टेंट्स नहीं रखे हुए, मैंने कोई अपने नीचे लोग नहीं रखे हुए, कोई टीम नहीं रखी हुई है कि जो मेरे अलावा काम करेगी। सारा मेजरली काम मैं खुद करता हूँ। और अगर मुझे किसी को हायर करना होता है, कोई मेरे को लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन करानी होती है, तो वो मैं डायरेक्टली खुद करवाता हूँ, किसी के भरोसे काम नहीं छोड़ता। तो मैं एज सच किसी फिल्म को नहीं जानता कि जो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी का ऐसे नाम लूँ, लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ एक मिर्ज़ा ऐसी फिल्म थी अभी तक की जिसका बैकग्राउंड स्कोर मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर। तो सर, पंजाबी इंडस्ट्री में आपके हिसाब से क्या सुधार होना चाहिए? मेरे हिसाब से लोगों का जो एटीट्यूड है काम की तरफ, वो बेटर होना चाहिए। थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की और ज़रूरत है, एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दूसरों को देख के लोग सीख जाते हैं। ये मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत नोटिस किया है। ऑन द अदर हैंड, आप अगर मुंबई में या किसी भी एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में देखते हैं तो किसी भी काम को करने के लिए वो पहले उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ पे वो कम है, और अगर ट्रेनिंग लेते भी हैं तो ऐसी जगह से ले लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, या जो सिखाने वाला है वो खुद ही बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं होता। सो मैं ये चाहता हूँ और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी डालता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ। और बेसिकली मेरा ये अब मानना है कि स्पेशली मेरी म्यूज़िक फील्ड में कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नए बडिंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, वो म्यूज़िक को सीख के अच्छे से ट्रेनिंग लेके उसे परस्यू करें आगे। क्योंकि अगर आप उसे ढंग से सीखेंगे नहीं तो एक टाइम के बाद आप आगे नहीं जा सकते। ये कमी मुझे आज अभी भी पंजाबी इंडस्ट्री में हर फील्ड में महसूस होती है कि एजुकेशन कम है, कम एजुकेशन लेके लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंजाबी इंडस्ट्री में रहने दो, काम बॉम्बे से ही आ रहा है तो बॉम्बे ही करूं? मेरी सोच इस मामले में बहुत उल्टी है। मैं शायद बहुत कम लोग होते हैं शायद ऐसे कि बॉम्बे छोड़ के दिल्ली आते हैं और दिल्ली से चंडीगढ़ आते हैं। मैं शायद उल्टा चल रहा हूँ, बट मुझे उसमें मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री को चेंज करने का एक थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझ जैसे लोग नहीं इनिशिएटिव लेंगे तो जैसी इंडस्ट्री है वैसी ही रहेगी। लेकिन जो बदलाव हुए हैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल में, वो कुछ मेरे जैसे लोगों की वजह से ही हुए हैं जो कि इनिशिएटिव ले रहे हैं चेंज करने के लिए। तो मेरा अभी नहीं, बहुत टाइम से, जब से मैंने एक्चुअली 2012 से शुरू किया था काम करने, तब से ही मैं चाहता था कि पंजाबी इंडस्ट्री को बेटर होना चाहिए, डिज़र्व करती है। बिकॉज पंजाबी इंडस्ट्री, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री की अब रीच बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड। हिंदी के बाद हम लोगों का ही है। इनफैक्ट अब तो हिंदी के बराबर ही ऑलमोस्ट पंजाबी इंडस्ट्री पहुंच रही है। तो मैं उसलिए चाहता हूं कि पंजाबी इंडस्ट्री में जो काम भी हो रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बेटर होता जाए। तो सर, पंजाबी इंडस्ट्री में कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस? एज सच तो कोई मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, कुछ लोग अच्छे मिलते हैं, कुछ लोग बुरे मिलते हैं, बट एट द एंड अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ सब अच्छे हैं। कुछ लोगों ने गलत करने की कोशिश भी की, कुछ लोगों ने दबाने की कोशिश की, डीमोटिवेट करने की कोशिश की कि तू यहाँ आएगा इससे अच्छा है तू कहीं और जा, तू यहाँ आएगा तू नहीं कर पाएगा, इतना अच्छा है, और बहुत लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, तुझे बजट नहीं मिलेंगे, बहुत बहुत बातें हुई हैं। लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को एक तरफ रखा और सिर्फ अपने दिल की सुनी कि आई थिंक अगर मैं किसी चीज़ को दिल से चाह रहा हूँ और करना चाह रहा हूँ इस बदलाव को, और अच्छे दिल से ईमानदारी से करूँगा, तो मेरे साथ भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। और आज यही हो रहा है कि मेरे साथ अपने आप ही जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं या क्लाइंट्स भी हैं, अच्छे लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं अपने आप। तो सर, पहली सीख क्या है जो अपने स्टूडेंट्स को आप देते हैं? सबसे पहले तो मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि आप अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे लोगों को अपना मेंटोर बनाओ। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक हिट किसी को देख के आप उसे अपना मेंटोर बना लेते हो, बट ये ज़रूरी नहीं होता कि एक हिट कोई अच्छा इंसान या अच्छा काम करने वाला हो। आपको पहले ये समझना चाहिए कि आप अच्छा क्या है, अच्छे और बुरे का फ़र्क
आपको पता होना चाहिए। आप एक बार उतना स्किल अपनी बेटर कीजिए कि आप अच्छे और बुरे की समझ आ जाए। उसके बाद आए एक अच्छा मेंटोर चुनिए और उसे हमेशा फॉलो कीजिए। आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़ैन बन जाइए। फॉलो का मतलब मेरा ये है कि अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे। तो मेरी तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स को यही होती है। मेरे कोर्सेज़ भी जो होते हैं उसमें कोर्सेज़ में कम म्यूज़िक होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। तो मैं स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है उससे भी चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर उसमें बदलाव आ जाए और वो सही रास्ते लग जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो सर आपका मेंटर कौन है? मैं किसी का मतलब मैं फ़ैन नहीं हूँ किसी का, मगर मेंटोर बोलूँ तो मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो सर हैं जिनसे मैं बॉम्बे में सीखा हूँ, मिस्टर दमन सूद जी, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी बातों को बहुत फॉलो करता हूँ। उन्होंने मुझे लाइफ में बहुत गाइड किया है। गाइड मुझे और भी बहुत मेरे टीचर्स ने किया है, लेकिन जो उन्होंने मुझे गाइडेंस दी है हमेशा, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैं हमेशा उनको ही फॉलो करता हूँ। तो सर आपका ये शुरू से था कि आप एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ही आएंगे? मैं जब छोटा सा था, आई थिंक 8-10 साल का था, तो मैं मदर फादर के साथ फिल्म्स देखने जाता था थिएटर में। बहुत क्रेज़ था फिल्म्स देखने का, बचपन से ही गाने सुनने का। कोई नई एल्बम आती थी या कोई नया फिल्म आती थी तो उसकी कैसेट मेरे फादर मुझे ख़रीद के लेके देते थे। सो उन लोगों को भी धीरे धीरे पता लगने लगा कि इसके अंदर म्यूज़िक का कुछ है, लगाव है इसके अंदर। मैं सोए सोए भी कई बार हिल रहा होता था, नाच रहा होता था, तो मेरे अंदर म्यूज़िक बचपन से ही चलता था। तो उन्होंने उसे सपोर्ट किया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को म्यूज़िक से दूर रखना चाहते हैं, पर मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, मेरे को ऐसी फैमिली मिली। क्योंकि मेरे फैमिली में चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मेरे चाचा हों या मेरी सिस्टर्स हों, जो भी हों, उन सब ने मुझे म्यूज़िक को लेके बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सपोर्ट किया। और मैंने अपने माँ बाप से ये नहीं कहा कि आप मुझे इस एकेडमी में डाल दो, आप उसमें डाल दो या मेरे को सिखा दो। उन्होंने खुद ही ये एक लिया कि हम स्टेप लिया कि हम इसको सिखाते हैं, हम इसका शौक़ पूरा करते हैं। तो बचपन में बच्चे गाड़ियाँ लेते हैं या कुछ और लेते हैं, मैं वो तो लेता ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स गिफ्ट दिया करते थे, जिससे मैं बहुत खुश हुआ करता था। और मैंने कभी उन्हें तोड़ा नहीं, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था बचपन से ही। तो वो जर्नी जो बचपन की थी, उन्होंने, माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट करते करते मुझे हमेशा सिखाते रहे म्यूज़िक। और 12th के बाद, क्योंकि मैं एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स बहुत साउंड नहीं थे कि वो मुझे पढ़ा सकें, बॉम्बे भेज सकें। सो मेरे फादर ने लोन लिया और मुझे बॉम्बे भेजा। उन्होंने बहुत सपोर्ट मुझे तब किया। और आई थिंक जिस दिन मैंने होश संभाला कि उन्होंने मुझ पे बहुत पैसा लगाया है लोन लेके, मुझे, हालांकि मुझे पता नहीं था कि उन्होंने मुझे लोन लेके पढ़ाया है। जिस दिन मुझे बॉम्बे में ये बात पता चली कि यहाँ जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब लोन लेके मेरे फादर मुझे भेज रहे हैं, तो उस दिन मैं काफ़ी टूट गया कि मुझे अब शायद उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और आगे जो भी मैंने कुछ करना है वो मैं खुद अपने दम पे करूं, उनसे पैसा ना मांगूं। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं खुद काम करूंगा, उनसे पैसा नहीं मांगूंगा कभी भी। और आई थिंक उस दिन मुझे पैसे की वैल्यू पता चली थी। मुझे आज भी याद है कि मैं जब बॉम्बे में रहता था तो मेरे पास एक बुक होती थी और उसके अंदर 5-5 रुपए का भी हिसाब होता था, और आज भी वो बुक मेरे पास है। उस टाइम वो पैसे की वैल्यू मुझे समझ में आई कि क्या होती है वो पैसे की वैल्यू। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते और फिर भी बच्चे वो परस्यू करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। मेरे साथ उल्टा हुआ कि मैं उस सपोर्ट की वजह से अपने माँ बाप से ज़्यादा जुड़ा। मैंने कभी फालतू पैसा नहीं उड़ाया। मैंने उस कोर्स के बाद कोशिश यही करी कि मैं कभी अपने माँ बाप से मदद ना लूँ, मैं उनको हमेशा दूँ। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो आप पूरी ज़िंदगी आपकी बीत जाएगी तब भी वो आपको देते ही रहेंगे, आप कभी उनका वो एहसान चुका नहीं सकते। तो वैसे सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली, मॉरली बहुत सपोर्ट किया घर वालों ने। उसके बाद जब मेरी 2014 में जब मेरी शादी हुई
तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरी शादी हो रही है, अब पता नहीं आगे मेरे करियर का क्या होगा, मेरी वाइफ कैसी होगी। बट आई थिंक मैं उसमें भी बहुत लकी रहा कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली कि उसने मुझे आज तक 6 साल में इतना सपोर्ट किया है कि मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। क्योंकि पहले मेरे माँ बाप थे और आज अब मेरी वाइफ, आगे आने वाले भी टाइम में मेरी वाइफ ही होगी जो मेरा सपोर्ट बनेगी। सो आई थिंक ये जो सपोर्ट होता है एक म्यूजिशियन, एक आर्टिस्ट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोगों का बच्चा सीखना चाहता है म्यूज़िक, तो मैं ये सारे पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि एक चांस उसे ज़रूर दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। अगर वो आपके जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाता तो आप उसे करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं, लेकिन उसे लाइफ में एक चांस ज़रूर दीजिए जो वो करना चाहता है उस चीज़ के लिए। तो सर अब आप आगे आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं? बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे पंजाबी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, बट ड्यू टू कोरोना काफ़ी चीज़ें बदल गई। मेरे काफ़ी टाइम से ही प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से शूटिंग रुक गई, लोगों के बजट हिल गए, प्रोड्यूसर्स अभी काम करते हुए रुक गए। मेरी रिसेंटली फिल्म भी एक चल रही थी, वो भी रुकी हुई है कोरोना की वजह से। सो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं जो आने हैं, बट एज सच मैं किसी का नाम नहीं रिवील करना चाहता अभी। जैसे जैसे वो आते जाएंगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। तो सर जब एक मूवी का जो होता है साउंड डिपार्टमेंट, तो उसमें आपका क्या रोल है और कैसे सब कुछ मैनेज किया जाता है, क्या क्या होता है इसमें? देखिए, साउंड डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉली है, साउंड डिज़ाइन है, उसके बाद 5.1 मिक्सिंग होती है और बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक की है। साउंड डिज़ाइन और फॉली भी करता हूँ मैं, बट शॉर्ट फिल्म्स के लिए, छोटी फिल्म्स, एड फिल्म्स, इन सब के लिए। लेकिन जो फीचर फिल्म होती है उसके लिए स्पेशल लोग होते हैं जो वो काम करते हैं, और वो टीम अलग होती है जो साउंड डिज़ाइन और फॉली का ध्यान रखती है। और 5.1 मिक्सिंग इंजीनियर जो होता है, जो कि थिएटर के लिए मिक्सिंग करता है, वो अलग होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक करने वाला अलग होता है। बैकग्राउंड म्यूज़िक साइड बाय साइड चलता है, फॉली साउंड डिज़ाइन साइड बाय साइड चलता है। और जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो फिल्म की जो डबिंग होती है वो, और प्लस साउंड डिज़ाइन प्लस बैकग्राउंड म्यूज़िक एक 5.1 मिक्सिंग इंजीनियर के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बैलेंस करके मैनेज करता है कि वो थिएटर में बजेगा कैसा। तो सर इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब फॉले आर्टिस्ट क्या करता है और जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो है आप बता रहे हो, उनमें क्या डिफरेंस है इनमें? देखिए, साउंड डिज़ाइन और फॉली हो गया कि जैसे आप एक फिल्म में सीन देख रहे हैं, उसमें दरवाज़ा खुला, कोई चल रहा है, पानी की आवाज़, बैकग्राउंड जो पीछे जो आपको पंछियों की आवाज़ आ रही है, या अगर आप समुद्र में खड़े हैं तो समुद्र की जो पीछे आवाज़ आ रही है, ये सब काम होता है साउंड डिज़ाइनर और फॉली आर्टिस्ट का। उसके अलावा जो म्यूज़िक आ जाता है फिर उसके ऊपर, वो काम हम लोगों का होता है। सो ये बहुत लंबी चेन होती है जिसके अंदर इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, म्यूजिशियंस सब इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके एक ऑडियो पोस्ट का पूरा डिपार्टमेंट तैयार होता है। जी। तो सर हर प्रोजेक्ट में कोई मेजर प्रॉब्लम जो हर प्रोजेक्ट में आती है वो क्या है? पंजाबी इंडस्ट्री में तो जो मेजर प्रॉब्लम मुझे फेस होती है वो होती है बजट का इशू। कि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो ये बोलता है कि बजट नहीं है, और काम उन्हें अच्छा चाहिए होता है। टाइम कहीं ना कहीं दे देते हैं, जो कुछ अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो समझते हैं कि एक अच्छा काम करने के लिए टाइम तो चाहिए ही होता है। बट कहीं ना कहीं अगर आपके पास बजट नहीं होता तो आप रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी मैंने कहा, अच्छे स्टूडियोज़, अच्छे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, आप वो हायर नहीं कर सकते। तो आपके ऊपर बाउंडेशन ऑलरेडी आ गई। अब अच्छी फिल्म है, अच्छी वीडियो है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ऑडियो भी अच्छा चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कुछ डायरेक्टर्स या कुछ प्रोड्यूसर्स शूट पे तो बहुत पैसा लगा देते हैं, प्री प्रोडक्शन पे बहुत पैसा लगा देते हैं, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए वो बहुत शॉर्ट बजट रखते हैं, बहुत कम बजट रखते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आपकी प्री प्रोडक्शन है, आप उस पे पैसा अगर अच्छा लगा रहे हैं, आप स्टार कास्ट पे अच्छा पैसा खर्च रहे हैं, आप डायरेक्टर पे अच्छा पैसा खर्च रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऑडियो पे भी पैसा अच्छा खर्चना चाहिए, जहाँ की अभी पंजाबी इंडस्ट्री लैक कर रही है।
पंजाबी इंडस्ट्री में वीडियो पे बहुत अच्छा पैसा लग रहा है, डायरेक्शन पे बहुत अच्छा पैसा लग रहा है, लोकेशंस पे बहुत अच्छा पैसा लगता है, स्टार कास्ट पे अच्छा पैसा लगता है, लेकिन जब बात आती है ऑडियो की तो वहाँ पे बजट जो हैं वो कम हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बॉम्बे में भी ऐसे हैं प्रोडक्शन हाउसेज जिन्होंने बहुत ही ना लिमिटेड बजट्स बना दिए हैं। एक पैकेज दे देते हैं कि इतने से पैकेज में आपको हम सब कुछ करके दे देंगे, और क्योंकि वो काम बॉम्बे में हो रहा है तो पंजाब के जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि काम बॉम्बे से होगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि आप कम बजट में वहाँ से काम करवा रहे हो और वही लोग हैं जो बॉलीवुड का भी काम कर रहे हैं, जो और इंटरनेशनल काम भी कर रहे हैं। सो वो आपसे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, वो आपको क्रिएटिव काम करके नहीं देंगे। और उन लोगों का क्या प्रोसेस होता है कि उन्होंने लड़के रखे होते हैं सैलरी बेसिस और उनसे काम करवाते हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम देते हैं, 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम देते हैं और उनको कहते हैं कि काम करके दे दो। आपके पास जब काम के लिए टाइम नहीं है और आपको पता है कि ये कम बजट का काम है तो आप उसमें टाइम ज़्यादा दोगे नहीं, तो आप काम छाप के ही दोगे। तो एट दी एंड छपाई होती है। और कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर्स को ये बात पता भी है पंजाबी इंडस्ट्री के कि हमें छाप के ही काम मिल रहा है, फिर भी वो नामी लोगों के पास जाते हैं कि शायद नामी लोग हमें अच्छा काम करके दे देंगे। बट जो ऑलरेडी फेमस है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जिसने ऑलरेडी बॉलीवुड की फिल्म्स की हुई हैं, वो आपकी फिल्म पे क्यों ध्यान देगा? एक तो आप उसे बजट भी कम दे रहे हो, उसके बाद आप चाहते हो कि वो जो काम बॉलीवुड में देता है वही काम आपकी फिल्म में भी दे। वो कैसे हो सकता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सबसे इशू, प्रॉब्लम, बड़ा इशू ये आता है कि अगर वो बॉम्बे से काम करवाएंगे फिर तो कुछ भी बजट खर्च सकते हैं, लेकिन अगर वो नॉर्थ में ही काम करवा रहे हैं तो वो बजट नहीं देते, जो कि मैं मेंटालिटी को चेंज करना चाहूँगा उनकी। क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो अपना बेस्ट देना चाहते हैं, जो बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके। अगर हम लोगों को अच्छा बजट दिया जाए तो हम उनसे बेटर काम करके दिखाएंगे। तो सर आपके हिसाब से जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो कहाँ स्टैंड करती है? मेरे हिसाब से इस टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही मेन ऊपर है। आई थिंक मैं अगर बॉलीवुड के बाद किसी को देखता हूँ तो वो पंजाबी इंडस्ट्री को ही देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बूम हुई है पंजाबी इंडस्ट्री, आई थिंक क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है पंजाबी वो काफ़ी लोगों को समझ आ जाती है, क्योंकि बहुत हिंदी से मिलती जुलती है। हालांकि काम के मामले में तमिल इंडस्ट्री, मलयाली इंडस्ट्री, कन्नड़ इंडस्ट्री या और जो इंडस्ट्रीज़ हैं साउथ की वो बहुत अच्छी हैं, टेक्निकल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से उनके जो काम है वो ग्लोबली उतना ज़्यादा रीच उनकी नहीं हो पाती है। लेकिन पंजाबी काम की रीच अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से पंजाबी इंडस्ट्री अभी बहुत ऊपर लेवल पे है, लेकिन उसमें सुधार की ज़रूरत है काम के मामले में। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं पंजाबी इंडस्ट्री के, उन लोगों को, नए लोगों को चांस देना चाहिए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या होती है, क्यों पंजाबी इंडस्ट्री मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अटक रही है, पूरी खुल के नहीं सामने आ पा रही है, उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो एक नामी इंसान के साथ, मैं सिर्फ म्यूज़िक में बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन में, डीओपी में, एडिटिंग में, जितना भी हमारा फिल्म इंडस्ट्री का पूरा लोग, जितने टेक्नीशियंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, स्टार कास्ट होती है, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स फंस जाते हैं एक चीज़ में कि हम किसी नामी के साथ काम करेंगे, और उस चक्कर में वो किसी अच्छे नए बंदे के साथ जो अच्छा काम करता है उसके साथ काम नहीं करते, क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ये रिस्क है कि हम नए बंदे के साथ काम करेंगे, पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। सो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने काम को अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो रिस्क लेना सीखो, क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। मैंने भी लाइफ में काफ़ी रिस्क लिए हैं सिंगर्स के साथ भी, कि मेरे पास कुछ गाने ऐसे आए जिनमें मैं बहुत बड़े बड़े सिंगर्स से गवा सकता था, लेकिन मैंने नए सिंगर्स के साथ काम किया क्योंकि मुझे वो उनसे बेटर लगे। मैं हमेशा, ये मेरी सोच है कि मैं हमेशा नए लोगों के साथ काम करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनके अंदर वो पैशन होता है जो आपको बेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी फेमस लोग हैं, अच्छा काम वो भी करते हैं, लेकिन अगर आप नए लोगों को चांस नहीं दोगे या उनके साथ काम नहीं करोगे तो उनकी प्रोफाइल कैसे बनेगी? वो प्रोफाइल नहीं बन सकती। तो चाहे कम काम किया है,
चाहे नहीं किया है, आप पहले उसका टैलेंट देखिए और उस टैलेंट के बेसिस पे उसे जज कीजिए। सिर्फ ये मत देखिए कि उसका नाम कितना है मार्केट के अंदर। तो सर अब तक आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, पहली फिल्म जो मेरी पंजाबी फिल्म थी वो रौला पै गया थी 2012 में। उसके बाद मैंने रविंदर ग्रेवाल जी की ही एक और फिल्म की थी, जज सिंह LLB। उसमें मुझे एज अ बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का नॉमिनेशन भी मिला था PTC अवार्ड्स में। उसके अलावा मैंने गुरप्रीत गुग्गी जी की मैंने दारा फिल्म की है, राज बरार जी की आम आदमी की है, और उसके अलावा मैंने काफ़ी फिल्में और भी की हुई हैं। नचत्तर गिल पाजी की एक जुगाड़ी.com आई थी, वो मैंने की थी, और काफ़ी फिल्में और भी हैं जो चल रही हैं अभी। गुरनाम भुल्लड़ की भी एक फिल्म अभी मैं कर रहा था जो कि बीच में रुक गई है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे लास्ट 5-7 साल 8 साल में आए हैं। उसके अलावा गाने भी मैंने काफ़ी किए हैं। मिक्का पाजी के साथ भी एक गाना किया हुआ है, रविंदर ग्रेवाल जी के साथ भी एक गाना किया हुआ है, नए सिंगर्स के साथ भी काफ़ी काम किया हुआ है। जी। तो सर जाने से पहले आप हमारे यंगस्टर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं? तो मेरा सजेशन आजकल की यूथ को यही है कि आप एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करें, सीखने पे ज़्यादा फोकस करें, रेदर देन कि शॉर्टकट से आप फेमस होना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। काम कीजिए, लेकिन सीख के काम कीजिए। उसी से ही हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा आगे चल के। सो दोस्तों, ਇਹ ਸਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਰਸ਼ TV ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।